Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi Verma and I hope कि आप सब ठीक होंगे और हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं लेसन्स प्रोवाइड कर रही हूँ आपको ऑन बिजनेस मैथमेटिक्स के टॉपिक पे, जिसमें हमने अपना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कंसेप्ट स्टार्ट किया हुआ था। इस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कंसेप्ट में ये हमारी जो वीडियो होगी, ये हमारी पार्ट नंबर 14 वीडियो होगी एंड दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर द बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कंसेप्ट में हमने बहुत अलग अलग टॉपिक्स को किया। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 जो टाइप टॉपिक्स थे। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करे और आज भी इस पार्ट नंबर 14 में मैं आपके लिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से मेरे साथ सॉल्व करना है क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट अभी तक इन सारी वीडियोस में पार्ट नंबर 13 तक की वीडियोस में कंसेप्ट अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है तो इसका मतलब आप खुद भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आती हूँ तो आप उस क्वेश्चन को जब भी वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने आप क्वेश्चन ट्राई करिए। उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप चेक करिए कि क्या आपका क्वेश्चन का आंसर सही हुआ या नहीं। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो आप देखिए कि आपने कहाँ गलती करी। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको क्वेश्चन करने कैसे। ठीक है, सो पार्ट नंबर 14 की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल प्राक्षी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस ऑन कर लीजिए, जिससे ये होगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस पार्ट नंबर 14 की वीडियो के साथ। हमारे पास इसमें एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में लिखा है राहुल डिपॉजिटेड ₹20,000 इन अ बैंक फॉर 2 years at 14% per annum compounded quarterly. Find the interest that he will get at the time of maturity. एक राहुल है, उसने कितना पैसा डिपॉजिट किया? 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया। किधर? एक बैंक में। ठीक है, वो जो बैंक है वो 14% पर एनम के हिसाब से क्या लगाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट राहुल ने उससे बोला कि मेरा जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है उस पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली लगाएंगे। इसका मतलब है एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं तो 4 बार इंटरेस्ट लगेगा। और ये जो पैसा है 20,000 वो उसने कितने टाइम के लिए दिया है? उसने दिया है 2 साल के लिए। ठीक है, हमें यहाँ पे पूछ रहा है, अमाउंट नहीं पूछ रहा, हमें यहाँ पे क्या बताना है? इंटरेस्ट बताना है कि 20,000 रुपये पे राहुल ने कितना इंटरेस्ट कमाया 2 साल के बाद एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, पहली बात आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो जिसके साथ आपने डिपॉजिट किया, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 20,000। टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 2 years। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14%। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 14% पर एनम। ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, और जब हम कंपाउंडेड क्वार्टरली कर रहे हैं तो हमें पता है कि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं और हमने कितने साल के लिए पैसा डिपॉजिट करा है? 2 साल के लिए। तो 2 साल में कितने क्वार्टर्स होंगे बेटा? 4 × 2 = 8 क्वार्टर्स। मैंने आपको क्या बताया था? जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली पे होता है तो टाइम ड्यूरेशन भी क्वार्टरली में हो जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा क्वार्टरली में हो जाएगा। ये बेटा पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है, पर कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? क्वार्टरली। तो आपको टी को भी बदलना होता है और आर को भी बदलना होता है। टी को हम ऑलरेडी बदल चुके हैं, टी हमारा था 2, बट अब हमारा टी कितना हो गया बेटा? अब हमारा टी हो गया है 8। अब हमें किसको बदलना है? आर को। ये देखो बेटा, आर क्या है? 14% पर एनम फॉर 1 year, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैसे कंपाउंड करना है? क्वार्टरली। तो आर क्या है? 14%, तो 14/100। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो नीचे 4 से मल्टीवाइड कर दिया। तो 2 to the 4 and 2 7 the 14, 2 1 the 2, 2 3.5, तो 3.5/100। ठीक है, ये हमारा आर हो गया। अब A = A, ये हमारा फॉर्मूला होता है A = P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100 की पावर में T। बेटा A मुझे पता नहीं तो A को A ही रहने दो। P क्या है? जो हमने पैसा डिपॉजिट किया 20,000,
1 का 1 प्लस r अपॉन 100, ये कितना है 3.5 अपॉन 100 की पावर में t कितना है हमारा 8। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आई है, मेरे पास फाइनल इक्वेशन है a इज इक्वल टू 20,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 3.5 की अपॉन में 100 की पावर में 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे देखो। मैंने एलसीएम लिया, देखो बेटा 1 प्लस 3.5 अपॉन 100 का एलसीएम होता है 100 प्लस 3.5 अपॉन 100 की पावर में 8 और बाहर क्या है 20,000। 20,000 का 20,000 ही रहा, दोनों को ऐड किया तो 103.5 और डिवाइड में कौन है 100 और पावर में क्या है 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ए की तरफ भी लॉग लेंगे तो लॉग ए हो जाएगा और पूरे इसके आगे लॉग ले लेंगे तो लॉग और ब्रैकेट में ये सेम चीज़ लिख देंगे। ठीक है, अब आपको प्रॉपर्टी पता है कि लॉग, यहाँ पे देखो मैंने प्रॉपर्टी लिखी नहीं है क्योंकि मैंने बहुत बार प्रॉपर्टी आपको सिखा दी है। लॉग m इंटू एन, ये प्रॉपर्टी है बेटा। ये बाहर लॉग ये दिख रहा है आपको, ये सेम लॉग, ये 20,000 इसको हम m मान लेते हैं और ये पूरा जो नंबर है इसको हम n मान लेते हैं। तो ये बन गया लॉग ब्रैकेट में m इंटू एन। अगर ये लॉग ब्रैकेट में m इंटू एन है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है लॉग m, लॉग के साथ m भी मिल जाता है और फिर लॉग n के साथ भी मिल जाता है और बीच में क्या आ जाता है प्लस साइन। बात समझ आई बेटा? ये देखो, ये लॉग m से मिलने भी गया तो लॉग 20,000 हो गया, ये लॉग n से मिलने भी गया तो लॉग 103.5 अपॉन 100 की पावर 8 और ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, प्लस में। तो देखो वही चीज़ हो गई। तो लॉग a का लॉग a ही रहा, लॉग 20,000 लॉग 103.5 अपॉन 100 की पावर 8 और मल्टीप्लाई किस में बदल गया, प्लस में। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग m अपॉन n की पावर, सॉरी लॉग m पावर में n, सॉरी ये अपॉन में नहीं है पावर में है। ठीक है, क्या होती है लॉग, मैं दोबारा बता देती हूँ, लॉग m की पावर में n। तो बेटा जब भी ये लॉग m की पावर में n, तो ये जो n होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, n लॉग m बन जाता है। ठीक है, अब ये पावर वाली कहानी क्या है देखो ध्यान से। ये एक नंबर है, इसको आप m मान लो और ये जो 8 ऊपर चला गया उसको आप n मान लो और बाहर ऑलरेडी लॉग लगा हुआ है ना, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, लॉग m की पावर में n। तो ये जो n है वो बाहर आ जाता है, तो ये जो 8 ऊपर पावर में है वो नीचे आ जाएगा, तो 8 और फिर लॉग 103.5 अपॉन 100। अब ये 103.5 अपॉन 100 को हमने पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दिया क्योंकि डिवाइड में है ना 100, तो पॉइंट जब आगे शिफ्ट हो गया 2 बार तो हो जाएगा 1.035। यहाँ तक आपको समझ आइए कि यहाँ पे 2 लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत बार मैं आपको ऑलरेडी ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ करा चुकी हूँ। पार्ट नंबर 12 में भी मैंने कराई है, पार्ट नंबर 13 में भी कराई है। तो इसलिए प्लीज़ पार्ट नंबर 14 को समझने के लिए आप प्लीज़ पार्ट नंबर 12 और 13 की वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लॉग ए इज़ इक्वल टू लॉग 20,000 प्लस 8 लॉग 1.035। अब यहाँ पे आपको लॉग 20,000 की वैल्यू निकालनी है। लॉग 20,000 की वैल्यू निकालने के लिए आपको लॉग टेबल यूज़ करना आना चाहिए कि कैसे लॉग टेबल पढ़ते हैं बेटा। देखो लॉग 20,000 की वैल्यू आ रही है 0.3010। कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आप लॉग की टेबल देखते हैं बेटा। लॉग की टेबल में आप पहले के 2 डिजिट्स लेते हैं 20 और उसको थर्ड डिजिट के साथ मैच करते हैं। 20 और 0 को जहाँ पे भी मैच होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये 0 0 है तो इसमें प्लस 0 कर देंगे, तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3010। यहाँ तक क्लियर? अब ये आपको कैसे पता करना है, मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुकी हूँ, हाउ टू यूज़ लॉग टेबल एंड हाउ टू यूज़ एंटी लॉग टेबल। ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं और उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा है। सो प्लीज़ वॉच दीज वीडियोस, जिससे आपके पास कंसेप्ट समझ आ जाएगा आपको और आप हर क्वेश्चन में लॉग को यूज़ करने ईजिली समझ पाएंगे। देयर आर 5 डिजिट्स बिफोर डेसिमल। बेटा देखो 20,000, ये जो 20,000 है ये डेसिमल कहाँ पे लगाओगे, उसके पीछे ही तो लगाओगे नंबर के। तो डेसिमल जो है, उस जो डेसिमल है बिफोर डेसिमल उसके कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो देयर आर 5 डिजिट्स। 5 में से हमेशा आप क्या माइनस करते हैं, 1। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 4।
तो ये जो पॉइंट है ना 0.3010 जो मेरा आंसर आ रहा था उसके आगे हम क्या लगा देंगे 4। तो log 20,000 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4.3010। आई नो आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जो ये लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा ये log का वैल्यू कहाँ से निकाली। सो इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी कि हाउ टू यूज़ log टेबल पार्ट 1 भी वीडियो है एंड पार्ट 2 वीडियो भी है, जिसमें पार्ट नंबर 1 वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि कौन कौन से स्टेप्स आपको याद रखने हैं log की वैल्यू निकालने के लिए, और पार्ट नंबर 2 वीडियो में मैंने पूरा एक क्वेश्चन करके दिखाया है कि कैसे हम log की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हाउ टू यूज़ एंटी लॉग टेबल की भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखी है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पर उसके लिए आपको एक बार log टेबल सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसके बाद आप कभी वो वीडियो मत देखना, क्योंकि अगर एक बार समझ आ गया तो सारे क्वेश्चंस में वही कहानी है। अच्छा, ये log टेबल जो है ये यहाँ पर भी यूज़ हो रही है जब हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का टॉपिक कर रहे हैं। यही सेम log टेबल वहाँ पर भी यूज़ होएगी जहाँ पर आप एन्युटी का कंसेप्ट करोगे, तो वहाँ पर भी मैंने आपको log टेबल सिखाई है। ठीक है, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। मैंने तो सिखा दिया, मैंने अपना काम कर दिया, पर अब आपकी बारी है, आपको उसको समझना है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू log 1.035 की वैल्यू। देखो क्यों निकालनी है log 1.035 की वैल्यू, क्योंकि बेटा हम log 20,000 की वैल्यू निकाल चुके हैं 4.3010। अब हमें log 1.035 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, log 1.035 की वैल्यू भी आप log टेबल को यूज़ करेंगे। सब कुछ log टेबल को एक बार आपने log टेबल समझ लिया ना, आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। log 1.035 की वैल्यू आ रही है 0.0149। अब 1.035, अब बताओ डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, एक डिजिट है, एक में से एक गया तो आंसर क्या आया 0, इसलिए पॉइंट से पहले क्या लगा देंगे 0। तो देखो आंसर क्या बन गया 0.0149। अब इसका मतलब मेरे पास log 20,000 की वैल्यू भी आ गई है और log 1.035 की वैल्यू भी आ गई है। log a का log a ही रहने दिया, log 20,000 वो हमने निकाला था 4.3010 प्लस 8 का 8 ही रहने दिया, मल्टीप्लाई बाय log 1.035 की वैल्यू निकाली थी 0.0149, इसकी वैल्यू 4.3010 और 8 को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 0.1192। इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है बेटा 4.4202। दैट मीन्स मेरे पास log a की वैल्यू क्या आ गई 4.4202। बेटा मुझे a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि a व्हाट इज ए अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दूँ तो मेरे पास इंटरेस्ट अर्नड आ जाएगा, इसलिए मुझे सिर्फ a की वैल्यू चाहिए ना कि log a की। अब दूसरी बात याद रखनी है, जो ये log a है इस a को a ही रहने दो, ये जो log है ये अगर उधर जाएगा किधर इक्वल्स टू के उधर जाता है, तो जब भी याद रखना कि log अगर इक्वल्स टू के उधर जाता है तो क्या बन जाता है बेटा एंटी लॉग, उसका रिवर्स बन जाता है। तो a का a ही रहने दिया, log जब उधर चला गया तो एंटी लॉग हो गया और नंबर का नंबर ही रहने दिया। इसका मतलब है अब मुझे एंटी लॉग की टेबल यूज़ करनी है और क्या वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, एंटी लॉग ऑफ 4.4202। क्लियर। अब देखो, अब आपको एंटी लॉग की टेबल यूज़ करनी है और वैल्यू निकालनी है। मेरे पास एंटी लॉग आ रहा है 2631, यहाँ पे थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है, 4.2020 है, बिफोर डेसिमल इट इज़, डेसिमल से पहले यहाँ डिजिट नहीं चेक करना, यहाँ कौन सा डिजिट है ये चेक करना है। डेसिमल से पहले 4 है, एंटी लॉग के टाइम पे आपको 1 ऐड करना है, तो 4 में 1 ऐड किया तो 5, यहाँ पे 5 डिजिट्स को छोड़ के डेसिमल लगेगा। मेरा आंसर क्या आ रहा है 2631, तो पहला डिजिट छोड़ दिया, दूसरा डिजिट छोड़ दिया, तीसरा डिजिट छोड़ दिया, चौथा डिजिट छोड़ दिया, और पांचवा डिजिट यहाँ है नहीं, पांचवें डिजिट के बाद डेसिमल लगना है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही अपने पास 0 लगा देती हूँ, क्योंकि पांचवा डिजिट खुद नहीं है तो आपको प्लेस करना पड़ेगा। दैट मीन्स मेरे पास जो log 4.4202 की वैल्यू आई है एंटी लॉग की, वो कितनी आ रही है बेटा 26310। वैसे आ रही है 2631, बट 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगना था, इसलिए मुझे 0 लगाना पड़ा। तो एंटी लॉग कितना आ रहा है 4.4202 का 26310। यहाँ तक क्लियर। ये बेटा अमाउंट है जो मुझे 2 साल के बाद मिलेगा 20,000 को डिपॉजिट करने के बाद। इसका मतलब है 26,310 मुझे 2 साल बाद मिलेगा, बट उसमें से मैंने कितना डिपॉजिट किया था 20,000, तो जब मैं माइनस करूँगी इसका मतलब 6,310 रुपये मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न किया है, या आप उसको इंटरेस्ट का नाम दे, जो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट अर्न जो है वो कितना है 6,310 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर कंसेप्ट हुआ।
क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे और करते जाओगे, लिखो पहले कि क्या गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन को करो तो आपके लिए सब इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बट अगर आप इसको आराम से समझेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट at the rate of 8% per annum compounded quarterly, difference between the amount that is A। बेटा कुछ पैसा है वो डिपॉजिट होता है कितना, 8% के पर एनम पे, पर उस पैसे को क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता है। ठीक है, एंड कंपाउंड सेमी एनुअली, और एक वही पैसा अगर सेमी एनुअली कंपाउंड डिपॉजिट होता है उसको कंपाउंडिंग की जाती है सेमी एनुअली फॉर 2 ईयर्स के लिए। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 36। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये पैसा है, अगर मेरे पास 2 स्कीम है, या तो मैं इसको 2 साल के लिए डालूं और इसको भी मैं 2 साल के लिए डालूं। अगर मैं इसको 2 साल के लिए डाल रही हूँ तो या तो मैं कंपाउंडिंग क्वार्टरली भी कर सकती हूँ या मैं कंपाउंडिंग सेमी एनुअली भी कर सकती हूँ। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे पैसा मिलेगा और जो मुझे यहाँ पे पैसा मिलेगा, ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 36 रुपये। ये कहानी है। ठीक है, तो आपको इसको 2 पार्ट में क्वेश्चन को करना है। पहला पार्ट लो जब आपने कंपाउंडिंग करी क्वार्टरली। मैंने क्या बताया था, अगर क्वार्टरली का क्वेश्चन है तो टाइम भी चेंज होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होगा। 1 साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से दिया हो तो R इज इक्वल टू 8%, 8/100। 4 क्वार्टर्स है तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 इंटू 2 8, तो 2/100, जिसे आप बोलेंगे 1/50। टी क्या है बेटा, 2 साल, बट यहाँ ईयर्स है और हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं। 1 साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं तो 2 साल में कितने क्वार्टर्स होंगे, 8 क्वार्टर्स। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब आप फॉर्मूला लिखें अपना, A इज इक्वल टू P 1+R/100 की पावर T। बेटा ना हमें पता है कितना पैसा आपने डिपॉजिट किया तो उसको P नाम दो, 1 का 1 ही रहने दो। R/100 आपने कितना निकाला, 1/50। T कितना है आपका, 8 क्वार्टर्स, तो 8। A1 ये हमने फर्स्ट केस लिया ना जब हमारा कंपाउंड क्वार्टरली हो रहा है, तो इसको मैंने A1 दे दिया। ठीक है, या इक्वेशन 1 दे दो। A1 इज इक्वल टू P, दोनों का एलसीएम लिया तो 50 इधर गया और +1 51/50। ये समझ आ रहा है, सिर्फ एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया। और पावर में क्या है, 8। ये 1 + 1/50 का एलसीएम लिया, 50 और 1 का एलसीएम होता है 50। 50 को 1 से डिवाइड किया 50, 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया 50, 50 को 50 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो 50 + 1 51, और नीचे क्या आ रहा है, 50। क्लियर हुआ पॉइंट, ओके। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है, A1 इज इक्वल टू P 51/50 की पावर 8। ये तब है जब हमारा कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। क्लियर। अब हम कर रहे हैं सेकंड केस जो हमारा है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है 1 साल में 2 बार, क्योंकि 6 मंथ्स होते हैं। 6 मंथ्स + 6 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। इसका मतलब 1 साल में आप कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, 8%, तो 8/100, उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, 4/100, 4/100 को काटा तो 1/25। क्लियर। अब यहाँ पे टी क्या है, 2 ईयर्स। जब 1 साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो 2 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, 2 × 2, दैट इज 4 सेमी एनुअली। यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा, A इज इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर में T। P तो P ही रहेगा, ठीक है। 1 + R/100 आपका 1/25 है, T आपका 4 है। आपने सॉल्व किया, दोनों का एलसीएम लिया तो 25 ऊपर चला गया, +1/25। जो फाइनल इक्वेशन आ रही है मेरे पास आ रही है A2 इज इक्वल टू P 26/25 की पावर 4। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। ये मैंने इक्वेशंस क्यों बनाई, क्योंकि जब तक मैं इक्वेशंस नहीं बनाऊंगी तो डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, और डिफरेंस क्रिएट तभी होगा जब इक्वेशंस बनेंगी और मैं माइनस में पुट करूंगी इन दोनों को। आगे देखो, अब इन्होंने मुझे ये बताया कि जो डिफरेंस था इन अमाउंट में, एक अमाउंट मुझे मिल रहा है जब मैं कंपाउंडिंग क्वार्टरली कर रही हूँ और एक अमाउंट मुझे मिल रहा है जब मैं सेमी एनुअली कर रही हूँ। तो कितना डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, 36 रुपये। पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि पहले कौन रखना है और बाद में कौन रखना है। पहले हमारा कंपाउंडिंग क्वार्टरली का पार्ट है, तो हमने कंपाउंडिंग क्वार्टरली में जो A1 निकाला था वो था P 51/50 की पावर में 8, और A2 जो हमने कंपाउंडिंग सेमी एनुअली में निकाला था -P 26/25 की पावर में 4। बेटा यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये A और ये A कभी सेम नहीं होंगे, क्योंकि जो पैसा आपने क्वार्टरली में कंपाउंडिंग के लिए डाला वो आपको अलग अमाउंट देगा, और जो पैसा आपने सेमी एनुअली के लिए डाला वो आपका पैसा अलग अमाउंट देगा, पर डाला आपने सेम अमाउंट है। तो इसलिए यहाँ पे जो P है वही वो P है। यहाँ पे P1 P2 मत कर देना।
A1 A2 मैंने इसलिए करा क्योंकि A1 वो अमाउंट मुझे मिलेगा 2 साल बाद जब मैंने क्वार्टरली कंपाउंड किया, दैट इज एक साल में 4 बार इंटरेस्ट लगा रही हूँ। और A2 तब है वो अमाउंट मिलेगा मुझे जब मैं एक साल में सिर्फ 2 बार ही इंटरेस्ट लगा रही हूँ, तो दोनों का अमाउंट अलग निकलेगा। बट जो प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने डिपॉजिट की है 2 साल के लिए वो सेम अमाउंट है, इसलिए मैंने सिर्फ P यूज़ किया है। डिफरेंस समझ आ रही है क्या बात बता रही हूँ? और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 36, ठीक है। अब 51/50 को मैंने लिखा डिवाइड करके 1.02 और 26/25 को मैंने लिखा 1.04। क्लियर? P का P रहने दिया उसकी पावर 8, P का P रहने दिया इसकी पावर 4 इज इक्वल टू 36। क्लियर? अब P को कॉमन लिया, P बेटा इसके पास भी और P इसके पास भी है, तो P को मैंने बाहर ले लिया। जब मैंने P को बाहर ले लिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा, तो यही नंबर रहने दिया, और इसके पास सिर्फ यही नंबर रहने दिया, तो यही नंबर, और बीच में माइनस साइन लगा दिया। बात समझ आ रही है? ये मैंने P को जब मैंने बाहर लिया तो 1.02 की पावर 8 ऐसे ही रहने दिया, और बीच में माइनस लगा के 1.04 की पावर 4 ऐसे ही रहने दिया। क्लियर? पक्का? अब आगे देखो, 1.02 की पावर 8, बेटा इसको आप लॉग से भी यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। 1.02 की पावर 8 का मतलब है इसको आपको 8 बार मल्टीप्लाई करना है। 1.02 को 1.02 से मल्टीप्लाई किया एक बार, फिर 1.02 को मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 8 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर आपके लिए ईजी है तो आप कैलकुलेटर से कर लो, अगर आप लॉग का कंसेप्ट लगाना चाहते हो यहाँ पर लॉग का कंसेप्ट भी लग सकता है, बट यहाँ पे लॉग का कंसेप्ट लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इट्स बेटर कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो। ठीक है, तो 1.02 को जब हमने 8 बार मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.1716, और 1.04 को जब मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.1698। सो P का P ही रहने दिया। 1.02 की पावर 8 की जगह मैंने क्या लिखा 1.1716, यहाँ पे बेटा 1 है सॉरी, और माइनस यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1.04 की पावर 4 के लिए 1.1698। क्लियर? इन दोनों को जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.0018, और बाहर क्या है P इज इक्वल टू 36। बेटा ये जो P है 0.0018 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर ये 0.08 उधर इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो 36 का 36 ही रहने दिया, 0.018 नीचे आ गया डिवाइड में, दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 20,000। इसका मतलब है जो प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया गया वो कितना है 20,000, और यही हमें क्वेश्चन में निकालना था कि अगर एक प्रिंसिपल अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं क्वार्टरली के हिसाब से तो हमें A1 अमाउंट मिल रहा है, और अगर एक प्रिंसिपल अमाउंट हम सेमी एनुअली के हिसाब से डिपॉजिट करते हैं तो हमें A2 मिल रहा है। इन दोनों में जो डिफरेंस अमाउंट है वो कितना है 36 है, तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू निकालनी थी। तो क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू कितनी आ रही है 20,000। कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है? जिन बच्चों ने अपने आप क्वेश्चन किया है बिना वीडियो को देखे, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर मैच हुआ या नहीं, या आपसे हुआ क्वेश्चन या नहीं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, और होप करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया, और जिन लोगों ने अपने आप किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया हो। और अगर कोई भी गड़बड़ होती है आप प्लीज़ वीडियो देखें, जहाँ पर भी आपने गड़बड़ की है उसको ठीक ज़रूर करें, और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू दैट, मुझे बार बार कंपेल करना पड़ रहा है आप लोगों को खुद ही होना चाहिए कि आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले या जिसमें आपको कंसेप्ट समझ ना आया। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हर कंसेप्ट समझा पाऊँ, बट द थिंग इज़ दैट कि आप लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। मेरा समझाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपके माइंड में वो बात नहीं बैठेगी, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, मेरे साथ पढ़ाई करते रहिए, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।